अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज ने भरपूर मुहिम चलाई, मुसलसल जलसे किए और अब वो कामयाबी के लिए पुरुमीद है। समा के नुमाइंदे मंजर शिकरी से मरियम नवाज ने खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए सुन लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जो मुहिम थी वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून की जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा थी, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीज़न्स के अंदर बहुत बड़े अवामी जलसे किए, जिसके बाद अब वो यहाँ से गिलगित से वापस इस्लामाबाद की जानिब जो है वो वापस रवाना हो रही है। किस अंदाज में आप देखती हैं कि जनरल इलेक्शंस में? देखिए, इमरान खान साहब को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो अपने बाकी झूठे ऐलानात की तरह जल्दी से आकर बहुत अय्यारी के साथ वो सूबे का ऐलान कर दें। उन्होंने क्या एक दिन भी लगाया इसके ऊपर काम करने में? मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3 साल सरताज अजीज़ साहब की कमेटी की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने पर आईनी इस्लाहात पर काम किया और वो बड़े आराम से आके जिस तरह अपने बाकी मंसूबों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगाकर चले जाते हैं, वो तख्ती लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं जितना मेरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इंटरेक्शन हुआ है, मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत बाशऊर अवाम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। वो इस इंतखाबी गिमिक को अच्छी तरह जानते हैं और वो ये जानते हैं कि इमरान खान के हर झूठे वादे की तरह ये वादा भी झूठा है और ये एक इंतखाबी वादा है जिसका वो अमली मुजाहरा देख चुके हैं इलेक्शन से पहले, जब जनूबी पंजाब का जो सूबा है उसको सूबा बनाने का एक वादा किया था। आज तक वो ना सूबा बना, ना उसके बाद में कोई बात हुई। इसी तरह वो ये एक झूठा वादा करके चले गए हैं, क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ कमज़ोर है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़ोर है, तो अब मुस्लिम लीग नून ने इतनी खिदमत की है यहाँ पर, तो वो अपनी तरफ से आके ये करके चले गए। उनको नहीं पता कि इस तरह की चीज़ें हमेशा बैकफायर करती हैं। जिसने जो अवाम के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस रहा है उसका एक ना एक दिन यौम हिसाब तो आना है। वो मुस्लिम लीग नून करे या वो अवाम ख़ुद करें या अल्लाह ताला करे या वो तीनों मिल के करें, इंशाअल्लाह अवाम इनका जो जराइम है उनका यौम हिसाब आना ही है। मतलब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी एक साइड पे लगी हुई है, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमती मशीनरी के दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के क्या हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जिस तरह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में अपनी पूरी ताकत दिखाई है, जिस तरह से अवामी इज्तमात हुए हैं, मेरा ख़्याल है गिलगित बल्तिस्तान की पूरी तारीख़ में कभी इतने बड़े अवामी जलसे नहीं हुए। और सिर्फ वो जलसे बड़े नहीं थे, उसमें अवाम की शिरकत इतनी ज़्यादा जज्बे के साथ थी कि मुझे इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून यहाँ पर दोबारा हुकूमत बनाएगी। GBA 23 हल्का 2 घांचे में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। घांचे का मरकजी खपलू बाजार झंडा गली में तब्दील हो चुका है। मुकामी सहाफ़ी जुल्फ़िकार अली आपको एक ऐसी ही गली में ले जा रहे हैं। जी, गांचे का ये इलाका जो आज से 15 दिन पहले बाज़ार कहलाता था, अब झंडा गली बन चुका है। यहाँ 3 बड़ी जमातों और 5 आज़ाद उम्मीदवारों के बैनर्स और झंडे लगे हुए हैं। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ इंतखाबी निशान किसी का ना हो। ये GBA 23 गांचे हल्का 2 है। इस हल्के में कुल 27,522 वोटर मौजूद थे। यहाँ 4 तगड़े उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिनमें हाजी हमीद, अमानुल्लाह खान, आसिफ एडवोकेट, आज़ाद उम्मीदवारान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार आमिना अंसारी शामिल है। ज़िला गांचे में इलेक्शन की ऐसी गेमा गेमी पहली बार देखा जा रहा है। जी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने बयानिए पर कायम है। नून लीग नाम लेने की हामी जबकि पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। दोनों जमातों ने बयानात की सख्ती कम करने पर इत्तेफाक कर लिया। PDM एक पेज पर नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बयानिए का इख्तलाफ बरकरार है।
मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में क्या हुआ? समा ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। मुलाकात में नवाज शरीफ का वो ट्वीट जेरे बहस आया जिसमें कराची वाक़े पर अफवाज पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार किया गया। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज से नवाज शरीफ के ट्वीट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के ट्वीट पर डट गई। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो उनका अपना बयानिया है, वो PMLN का बयानिया है, और अगर कोई उससे कम्प्लीटली उसको इंडोर्स नहीं कर सकता तो वो अपोज भी नहीं कर रहा। मरियम और बिलावल की तरफ से मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ, जिसके मुताबिक मुलाकात में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की शफाफियत पर बात की गई है। लेकिन मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, एलामिये में उसका कहीं कोई जिक्र मौजूद ही नहीं। डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके सबके मंशूर फर्क हैं, उनके सबके एजेंडास फर्क हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाकिस्तान रेलवे की फुर्तियाँ। कराची सर्कुलर रेलवे को ट्रैक पर लाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है, लेकिन कई स्टेशन की हालत अब भी खस्ता है। कहीं झाड़ियां हैं तो कहीं कचरे के पहाड़ हैं, न बैठने का इंतजाम है न ही वॉशरूम्स। उजलत में चलने वाली सर्कुलर रेलवे का आवाम को कितना फायदा होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हर सूरत कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करो। पाकिस्तान रेलवे की दौड़ें लग गईं। 16 नवंबर से पहले मरहले में लांडी से सिटी स्टेशन तक 32 किलोमीटर पर सर्कुलर रेलवे चलाई जाएगी। ये वही ट्रैक है जिस पर कराची आने वाली तमाम ट्रेनें पहले ही चल रही हैं। दूसरे मरहले में सिटी स्टेशन से बरास्ता मच्छर कॉलोनी, गुलबाई, साइड एरिया और नाजमाबाद बड़ा मैदान तक 14 किलोमीटर के ट्रैक पर सर्कुलर रेलवे चलाए जाने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए कचरे में छुपे ट्रैक पर सफाई हो रही है। के अंदर जो ना रोड़ा वटा भी डाल रहे हैं, ये रेलें जो है ना ये कुछ खत्म है, ये भी नया डाल रहे हैं। इसके जो स्लीपर वगैरह हैं वो भी नए डाल रहे हैं। KCR के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहते हैं जब तक पुल अंडरपास मुकम्मल नहीं हो जाते सर्कुलर रेलवे चलाने का फायदा नहीं होगा। अगर चलाना हुआ तो हम चला भी पाएंगे, मगर उसका फायदा तब होगा जबकि पूरा का पूरा 30 किलोमीटर का लूप बाय तकमील तक पहुंचे। दूसरे मरहले में सिटी स्टेशन से नाजमाबाद तक सर्कुलर रेलवे चलाने का जो ऐलान किया गया है, इस रूट पर ट्रैक अब तक खराब है। कहीं झाड़ियां हैं तो कहीं कचरे के अनबार। वजीर मेंशन, लियारी, बल्दिया, मंगू पीर, साइट और औरंगी स्टेशनों की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मौमा बन गई। तर्जुमान रेलवे ने कहा गाड़ी 16 को चलेगी, मगर वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 18 को। तर्जुमान ने कहा 60 किलोमीटर चलेगी, शेख रशीद कहते हैं 14 किलोमीटर। तर्जुमान ने औरंगी से पिपरी का बताया था, ये फासला 14 किलोमीटर में कैसे सिमटेगा, हिसाब समझ से बालातर है। तो जो बन सक रहा है हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। बुध वाले दिन उन्होंने कहा जी पुरानी ही चला दें, हम नई कोचेस के साथ पुराने ट्रैक पे बुध के रोज, अब वो क्या तारीख बनती है, 15 इतवार है, 16 सोमवार, मंगल, बुध के दिन हम वहाँ ट्रेन चलाएंगे इंशाल्लाह और देखेंगे। सर आपने डेट यानी दे दी हमें 18 तारीख, 18 नवंबर को आप कह रहे हैं KCR का ये पैच इस पर दोबारा ट्रेन चलेगा, एक हिस्सा 18 तारीख को इंशाल्लाह। ठीक, अभी आपने वैसे तो बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर फिर से बता दें ये जिस ट्रैक पर अभी चलनी है कि इस KCR ने, कितने किलोमीटर का ट्रैक है जो आप कह रहे हैं कि 18 तारीख को ऑपरेशनल होगा? 14 किलोमीटर क्लियर किया है, यानी 14 किलोमीटर पे ट्रेन चलेगी बुध से इंशाल्लाह। और सिटी स्टेशन कराची से औरंगी स्टेशन तक पटरियों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन मुख्तलिफ स्टेशन की मरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम ताहाल ना हो सका है। इसी हवाले से जानते हैं खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त औरंगी स्टेशन पर ही मौजूद है। जी खुर्शीद, बताइएगा सूरत हाल। बिल्कुल, सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पटरियों की बहाली का काम 80% से ज़्यादा मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन स्टेशनों की तामीर व मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम अब भी होना बाकी है। मुख्तलिफ स्टेशनों पर सूरत हाल ये है कि नापसंदीदा अनासर की आमाजगाह बनी हुई है, कहीं पर खाना बदोशों ने डेरे डाल रखे हैं। कमोबेश यही सूरत हाल औरंगी स्टेशन की है। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखा रहे हैं कि ये औरंगी स्टेशन जो है बहुत बुरी खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर प्लेटफार्म के अतराफ में खाना बदोशों के डेरे हैं, कचरे का ढेर था जो यहाँ से साफ़ किया जा चुका है, पटरियाँ अब नज़र आने लगी हैं।
मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद ऐसे मज़दूर हैं जो पटरियों की बहाली और मरम्मत के काम में शरीक हैं। उनको मुख्तलिफ स्टेशनों पर ठहराया गया है जहाँ पर वो अपना खाना खुद पका रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि रेलवे हुक्काम का ये भी दावा है कि सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा जिसके ज़रिए मुख्तलिफ स्टेशनों पे जो रोशनी का इंतज़ाम है वो आसानी से मुमकिन हो सकेगा। और ख़ुद रेलवे हुक्काम भी ये बात मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उनके लिए अभी मुमकिन नहीं रहा कि इस काम में मज़ीद ताख़ीर की जाए। अब कराची के शहरियों को इंतज़ार है सिर्फ उस सर्विस का जिसका उनसे वादा किया गया था और जिसके आगाज़ के बाद ख़ुद रेलवे हुक्काम ने बताया था कि कमोबेश कम अज़ कम 5 से 6 लाख अफराद यौमिया उस सर्विस से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। और अब मोहलिक वायरस की बात करें तो मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं, लेकिन अवामी मकामात खुसूसन बाजारों में बेएहतियाती जोरों पर है। ताजिरों को फिर लॉकडाउन का धड़का लग गया तो इंतजामिया का कहना है कि SOPs पर अमल यकीनी बनाएं, जान और रोजगार दोनों बचाएं। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बाजारों मार्केटों में SOPs की धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। ये बेहतियाती क्या कोरोना गर्दी को बड़े हमलों के लिए खुली दावत नहीं? बिगड़ती सूरत हाल पर बाद दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाने के बढ़ते खदशात। रावलपिंडी के ताजिर हुकूमत को रोजगार बंद ना करने की दुहाइयां देने लगे। कारोबार बंद करने के बजाय कि आप दुकानें, कारोबार या बिजनेस की तरफ ना जाएं, आप SOPs की तरफ जाएं, उस पर सख्ती करें, इंशाल्लाह हमारा पूरा तामुन होगा। जिले इंतजामिया का बड़े जानी और माली नुकसान से बचने के लिए छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने पर जोर। चीज़ तो वॉलंटरीली होनी चाहिए कि आपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताजिरों से भी, क्योंकि हमारी जो काफ़ी उनके साथ मीटिंग हुई वो भी इस बात पे सीरियस है। मुझे लगता है कि हम इसको काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। शहरी तो बाजारों में तजावजात की भरमार को भी सोशल डिस्टेंसिंग में बड़ी रुकावट करार देते हैं। कैमरामैन आज़ाबासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और मामूल से ज्यादा करने पर गौर किया जा रहा है और इस हवाले से शहरियों ने मिली जुली राय का इजहार किया है। छुट्टियां हो जानी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। आवाम की बेहतरी के लिए, बच्चों की सेहत के लिए अगर ये ज़रूरी समझती है, डॉक्टर का तजवीज़ है, फिर होनी चाहिए ज़्यादा छुट्टी। बाकी सारे मामला चल रहे हैं तो फिर स्कूल क्यों आप कर रहे हैं? SOP इसके तहत चलाए। अगर अब स्कूल बंद होते हैं लंबे अरसे के लिए तो बच्चों का तालीमी साल जो है वो पूरा का पूरा वो ज़ाया होने का ख़तरा है। स्कूल्स बंद ना करें बल्कि SOPs पर अमल दरामद कराते हुए तालीम को जारी रखा जाए। पहले भी 5-6 महीने बर्बाद हो चुके हैं और मज़ीद भी ये तालीमी साल हमारा ज़ाया चला जाएगा। बच्चे पढ़ने के आदी ही नहीं रहे, छुट्टियों के इतने आदी हो चुके हैं, वो रेगुलर ही नहीं रहते क्लास में। अक्सर स्कूल में ये हो रहा है कि एक दिन पढ़ाई होती है, एक दिन छुट्टी होती है, तो बच्चों का ये भी नुकसान है। तो इस दफ़ा सर्दियों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए तो बेहतर है। कोरोना वायरस अगर शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो हमें चाहिए कि सर्दियों की छुट्टियां हो जानी चाहिए, क्योंकि इस पर बच्चों का भी बड़ा असर पड़ेगा। बच्चों को जो है ना वो अर्ली छुट्टियाँ भी हो जानी चाहिए ताकि बच्चे अपने घरों पर सेफ भी रहें और कोरोना से प्रोटेक्टिव भी रहें। और ऐसे में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और मामूल से ज़्यादा करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर है। इस हवाले से समा ने ट्विटर पर आवाम से राय मांगी तो सार्फिन की अक्सरियत ने जल्द छुट्टियों की हिमायत कर दी। पोल में सवाल किया गया कि क्या सर्दियों की छुट्टियां जल्दी और तवील होनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में 63% अवाम ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 36% अवाम मौसम सरमा की जल्दी या तवील छुट्टियों के हक में नहीं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उसको एंड टू एंड डिजिटल किया है। नादरा का और नादरा के साथ सीमलेस हमारी इंटीग्रेशन है, तो ये दूसरा चेंज हो गया। पहले मैंने आपको बताया कि अपना इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, दूसरा ये कि हमने इसको एंड टू एंड डिजिटल किया, तीसरा ये कि हमने इसका जो वजीफ़े की अमाउंट है उसको हमने बढ़ाया। जैसे पीछे आप तशरीफ़ लाए थे तो आपको हमने जब एहसास नशोनुमा पे मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी तो मैंने आपको बताया था कि एहसास के तहत जो बच्चों के जो वजीफ़े होते हैं वो लड़कों के लिए कम होते हैं और लड़कियों के लिए ज़्यादा होते हैं। तो एहसास नशोनुमा में भी हर सहमाही पे लड़की को 1500 लड़के के लिए 1500 मिलता है और लड़की के लिए 2000 मिलता है। तो उसी पॉलिसी के तहत वसीला तालीम को जब हम एहसास के दायरा कार में लेके आए
तो हमने वही पॉलिसी अप्लाई की। सहमाही वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर मीडिया से बात कर रही हैं। अब आपको ये बताएं कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी कैसे कंट्रोल हो? सनती शहर में आलूदगी नापने वाला आला 1.5 माह से ख़राब है। मज़ीद जान लेते हैं, अब्दुल अहद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अहद, बताइएगा क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, सनती शहर की फ़ज़ा रोज़ बरोज़ जहरीली होती जा रही है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी को मापने वाला सिर्फ एक आला मौजूद है, जबकि महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर का ये कहना है कि वो आला भी गुज़िश्ता 1.5 माह से ख़राब पड़ा हुआ है। तो फैसलाबाद की एयर क्वालिटी को कैसे मापा जाए? लाहौर से मदद ली जाती है या दूसरे शहरों से मदद ली जाती है, लेकिन फिर भी मुकम्मल जो एग्जैक्ट फिगर है वो नहीं मालूम हो पाती। सैटेलाइट की फिगर की बात करें तो फैसलाबाद इस वक्त टॉप 10 में पहले नंबर पर आ चुका है इंतहाई आलूदा तरीन शहरों के अंदर। ताहम माहौल जो है वो रोज़ बरोज़ आलूदा होता जा रहा है। भट्टों को भी बंद करवा दिया गया है। जितनी भी धुआं छोड़ने वाले कारखाने फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, मगर फिर भी देखा जाए तो फैसलाबाद सुबह शाम जो है वो इस धुएं की लपेट में रहता है। खेलों की खबरों में से आपको ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान यूनुस खान को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। पीसीबी ने यूनुस खान की तकर्रुरी T20 वर्ल्ड कप 2022 तक के लिए की। साबिक कप्तान ने दौरे इंग्लैंड में भी कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा की। अब दौरे न्यूजीलैंड में भी यही किरदार निभाएंगे। साबिक टेस्ट स्पिनर अरशद खान को कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। क्या सिर्फ कप्तान बदलने से टीम की परफॉर्मेंस बदल जाती है? बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच शायद यही लगती है, मगर दुनिया की 3 बेहतरीन टीम्स क्या सोचती हैं? हमने आखिरी 28 सालों का रिकॉर्ड खंगाला है। आज दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया ने 1993 से 2020 तक सिर्फ 8 खिलाड़ियों को बाज़ाब्ता कप्तान मुकर्रर किया। इनमें एलन वॉर्डर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क जैसे सुपरस्टार्स शामिल थे। वर्ल्ड नंबर 2 यानी कि न्यूजीलैंड ने भी आखिरी 28 सालों में टीम की क़यादत के लिए सिर्फ 8 खिलाड़ी आजमाए। इनमें मार्टिन क्रो, फ्लेमिंग, विटोरी और मैकलम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। केन विलियमसन पिछले 4 साल से कप्तान हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम का आज आलमी रैंकिंग में 3रा नंबर है। 1993 से 2020 तक सिर्फ 7 अफराद को भारतीय टीम की बाज़ाब्ता क़यादत का मौका मिला। कप्तानों की इस फहरिस्त में अजहरुद्दीन, तेंदुलकर, गांगुली और धोनी जैसे लेजेंड्स शामिल हैं। पिछले 6 साल से कोहली भारत के कप्तान हैं। और अब जरा बात कर लेते हैं आलमी रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की। 28 सालों में पाकिस्तान ने बाबर आजम समेत 19 खिलाड़ियों को बाकायदा कप्तान बनाने का ऐलान किया। जी हाँ, 19 खिलाड़ी। इनमें जावेद मियादाद, वसीम अकरम और इंजमामुल हक जैसे अजीम खिलाड़ी भी थे। मगर क्या ये बार बार की तब्दीलियां पाकिस्तान को उरूज पर पहुंचा सकीं? शायद नहीं। 1992 में जो टीम वर्ल्ड चैंपियन थी, आज टेस्ट रैंकिंग में 7वें और वनडे में 6ठे नंबर पर है। कहेंगे एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान पर 16 नवंबर को फर्द जुर्मायत करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, अपडेट कीजिए। देखिए एलन जी, रेफरेंस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 16 नवंबर को शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरानुल हक पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने तमाम LNG के मुल्जमान को 16 नवंबर को जाती तौर पर पेश होने की हिदायत की है। ताहम कराची में मौजूद जो मुल्जमान होंगे उन पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कुछ एतराज़ात उठाए गए थे शाहिद खाकान के वकला की जानिब से, दस्तावेजात पर वो नैब की जानिब से दूर किए गए हैं आज, जिसके बाद यहाँ पेशरफ्त सामने आई है कि तमाम मुल्जमान पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ताहम 2 गैर मुल्की मुल्जमान शना सादिक और फिलिप नॉटमैन का केस जो है वो अलग कर दिया गया है, उनका ट्रायल अलग से चलेगा, जबकि शाहिद खाकान पर 16 नवंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। जी सुहेल रशीद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया।
PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी ज़मीन अलॉटमेंट की तहकीकात के दौरान नैब के रडार पर आ गए। फिरदौस शमीम नकवी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, बताइएगा इस बारे में। देखिए, जमीन की अलॉटमेंट का केस है और फिरदौस शमीम नकवी का ये कहना है कि वीब ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो डायरेक्टर की हैसियत से जब तैनात थे। ये तनाज़ा उस वक्त का है, 2006 में ये मामला सामने आया था। उस हवाले से नैब तहकीकात कर रहा है और नैब ने उन्हें नोटिस भेजा है। अदालत में जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें नैब की जानिब से नोटिस मौसूल हुआ है, ताहम वो नैब से ताउन के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है और 27 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की है फिरदौस शमीम नकवी की, और ये भी हिदायत की है उन्हें कि वो नैब के साथ भी ताउन करें और इंक्वायरी में जो नैब के सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएं। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक आपका। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं कि चेयरमैन बनने से पहले वजीर आज़म को बताया था कि IMF में जाना ही पड़ेगा। बोले जो बैलेंस शीट मिली उसको देखकर हाथ पांव फूल गए थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की बैलेंस शीट पर असेंबली में कभी बात नहीं होती। 4 मार्च को मैंने इमरान खान से मिला था। जब मैंने ज्वाइन करने से FBR से पहले, तो उस वक्त हम IMF में नहीं गए। मैंने इमरान खान को कहा आपकी बैलेंस शीट आउट हो चुकी है, आपको IMF में जाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लें, आप IMF में जाएंगे। $1 बिलियन की आपने इम्पोर्ट की थी, $20 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $20 बिलियन के आसपास का आपका था रेमिटेंसेज। आप 15 से 18 बिलियन डॉलर के शॉर्टफॉल में खड़े थे। 15 से 18 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान कभी नहीं चाहते थे कि ये IMF में जाएं, बट जो बैलेंस शीट हमें मिली थी तो हमारे हाथ पर फूल गए थे। नतीजा ये है ना सर कि पाकिस्तान की बैलेंस शीट कभी असेंबली में डिस्कस नहीं होती। वहाँ जो डिस्कस होता है पॉलिटिकल, तुमने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये हो रहा होता है। उसके बाद तो पूछे यार कि ये रिक्शे का किराया क्यों बढ़ गया, सर डॉलर बढ़ गया। ये जो आपने डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी की है ना सर, इसके साथ हुंडी और हवाला और हुंडी और पैसा इधर से उधर, इसके साथ अंडर डेवलपिंग कंट्री चल नहीं सकते। और अब आपको रावलपिंडी से सदाकत अली मिलवा रहे हैं एक ऐसे ट्रैफिक वार्डन से जो चालान के साथ साथ दुआएं भी देता है। तलखी का जवाब तहम्मुल और दुआओं से रावलपिंडी के ट्रैफिक वार्डन मुबश्शिर हुसैन के हुस्न इखलाक की धूम। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के दौरान मुबश्शिर रूल्स की खिलाफ वर्जी पर चालान तो करता है लेकिन साथ दुआएं भी देता है। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर हुसैन कानून तोड़ने वालों को गलती का एहसास भी दिलाते हैं। जब हम उनको चालान करते हैं तो वक्ती तौर पे वो गुस्सा होते हैं, लेकिन जब मैं उनको दुआएं देता हूँ ना तो उनका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, वो बल्कि उल्टा मुझे दुआएं दे के जाते हैं। शहरी ट्रैफिक वार्डन के रवैये को बेहद सराहते हैं। उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं तो मुझे अंदर से खुशी भी हुई है और जो मैंने वायलेशन की है वो मैं तस्लीम करता हूँ कि गलती मैंने की है, मेरा चालान गलती पे हुआ है। मैं शुरू में गुस्से में था, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया, मैं बिल्कुल मुझे गुस्सा मेरा खत्म हो गया। पुलिस सुकाम का कहना है लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आना हमारी तरजीह है। लोगों के साथ वालेटर्स के साथ इंतहाई तम्मल के साथ पेश आना है। अगर उनके साथ कोई अग्रेसिव बिहेवियर अपनाता है तब भी उन्होंने कूल रहना है। पेटी भाई भी मुबश्शिर के मुनफरद अंदाज से मुतासिर हैं। और अभी आपको बताएं कि ISPR की जानिब से पहले शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का ऐलान कर दिया गया। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।